ये पता है ईस्ट किधर है? मैप में ईस्ट किधर है? ये ठीक है। वेस्ट किधर है? हमें लगा गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई। वेस्ट किधर है? नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ठीक है। इंडिया के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या क्या होते हैं? 84, ऐसे किसी का मोबाइल नंबर याद रखना है वैसे याद कर लो। 84 37 6 68 7 97 25। याद था पहले जो भूल गई हो, है ना? देखो 8 डिग्री 4 मिनट ये वाला है, नीचे 8 डिग्री 4 मिनट याद कर लो तो अच्छा, ज्योग्राफी में भी काम आ जाएगा। फिर है 37 डिग्री 6 मिनट, 84 37 6 68 7 97 25, जैसे किसी का मोबाइल नंबर याद करना है। फिर है 68 डिग्री 7 मिनट, नेक्स्ट है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 25। एक बार देख के बोलो जल्दी से। 8 डिग्री मिनट भूल जाओ, बस हम नंबर एक सीक्वेंस याद कर लो, डिग्री मिनट बाद में लगा देंगे, ठीक है। गुजरात कहाँ है? इसलिए क्योंकि हमारा जो टॉपिक है गांधी जी से शुरू होगा और गांधी जी यहीं पैदा हुए थे। गांधी जी से याद आया, कल यूपी पेट का पेपर हुआ था। पेट एग्जाम होता है, दीदी वगैरह जानती हूँ जो देता होगा। देने गई थी क्या? देने नहीं जाती, तो उसमें क्वेश्चन आया, गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहनी थी? मतलब इतना फुद्दू सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आता है और मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहनी थी। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर था पेपर बनाने वाले का, भगवान ही जाने। कल से काफी मजाक उड़ा, बहुत सारी मीम बनी उस पर। फिर मैंने शाम को देखा बैठे, मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है। तो गांधी जी से मुझे याद आ गया, गांधी जी यहाँ पैदा हुए थे। ये है गुजरात। अच्छा, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधी जी के नाम पे है, गांधीनगर, है ना? गांधीनगर है, यहाँ पे कहीं है गुजराती कैपिटल। ओके, ये अगला स्टेट एक इसके ऊपर है, राजस्थान। देखो ये राजस्थान है यहाँ पे। इसके बाद इधर कौन सा स्टेट है? एमपी। ये है राजस्थान, ये है एमपी। एमपी के बगल में ये वाला स्टेट कौन सा है बेटा? ये पता है? ये छत्तीसगढ़ है, सीजी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में ये स्टेट कौन सा है? ये झारखंड। कौन सा है? आई बताऊंगा सर, यही क्यों बता रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। ये स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कुछ नहीं पता है बेटा मैप में। 5 नंबर मैप बहुत मायने रखता है 10th में। और ये स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा। ये स्टेट कौन सा है? मिजोरम। कितने स्टेट हुए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ हिंट नजर आ रहा है कि मैंने ये 8 स्टेट्स तुम्हें क्यों बताए? क्योंकि भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होके निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इन्हीं 8 राज्यों से होके निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री इसका लैटिट्यूड होता है। कहते तो सर हिस्ट्री में ऐसी क्या जरूरत है? मैंने तो बताया हिस्ट्री के साथ जब भी पढ़ो तो मैप को जरूर देख के चलो, तुम्हें बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मैप। चलो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914, 1914, ठीक है। और कब खत्म हुआ था? 1918, 1914 से 1918, 4 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का था। ब्रिटिशर ने हमको क्या बना के रखा था? एज ए कॉलोनी। तो वो क्या चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली एक तरफ कौन लड़ रहा था? इंग्लैंड लड़ रहे थे ना, इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी हो रखा था, है ना। एक तरफ इंग्लैंड थे, बाकी तरफ इधर और बहुत सारे देश थे सपोर्ट में। एक तरफ जर्मनी वगैरह थे, है ना, मित्र देश एक तरफ कहा जाता है ना। ये सब पता है कहानी। मैं इसका एक अलग से वीडियो डाल रहा हूँ उस पर यूट्यूब पे, उसको देखना, बहुत अच्छे समझाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। कभी टाइम मिलेगा तो देखना। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1914 में जब ये शुरू होता है तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि आप हमको सपोर्ट करें। इंडिया से जो किसान थे उनसे बोला कि आप अपने बच्चों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजें, क्योंकि उनके पास नागरिकों की कमी हो रही थी ना। युद्ध में लड़ेंगे कौन? योद्धा लड़ेंगे, है ना। अब गर्ल्स को तो वो भेज देंगे नहीं देंगे, तो उस समय लड़कों को चाहिए थे। और लड़के कहाँ से मिलेंगे? किसानों के बेटे, है ना, जितने भी मिडिल क्लास लोग थे उनके बेटे। तो इन्होंने बोला कि इंडिया से ये सब जाएं और इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई में कूद पड़े। एक तो वहां ये समस्या आ रही थी। अच्छा, तो यहां पे क्वेश्चन बना, व्हाट प्रॉब्लम्स वाज फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। कौन कौन सी कठिनाइयां भारत ने झेली? बहुत सारे उसमें पहला था डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंडिचर
खर्चा, है ना, खर्च करना एक्सपेंडिचर कहलाता है। किस पे खर्च करना बढ़ गया भारत का? डिफेंस पे, है ना, डिफेंस यानी रक्षा पे। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों? तभी तो गवर्नमेंट को क्या मिल पाएगा? रेवेन्यू। जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तभी तो रेवेन्यू मिल पाएगा, जब रेवेन्यू मिलेगा तभी वो कुछ कर पाएगी। फिर कह रहा था प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंक्रीज्ड। तो पता है जब भी कहीं पे युद्ध होता है तो जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस होते हैं, अनाज के, जो खाने और जो नॉर्मल चीजें उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय स्टॉक को रिजर्व करके रखा जाता है ना। और ये कह रहा है कि प्राइसेस जो थे डबल हो गए थे 1913 से 1918 के बीच में। 5 सालों में इंडिया में सभी खाने पीने की चीजों के जो प्राइसेस थे वो कैसे हो गए? डबल हो गए। ठीक है। विलेजर्स वर रिक्रूटेड फोर्सफुली इन आर्मी। मैं तुम्हें यही बता रहा था कि आर्मी में फोर्सफुली जबरदस्ती विलेजर्स को भेजा जा रहा था कि जाइए आप लड़िए हमारी तरफ से। आफ्टर द वॉर इन 1918-1919 2021 इंडियन इंडस्ट्रीज वर फेस हैवी लॉसेस। इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत घाटा हुआ, बहुत सारा लॉस हुआ। क्यों? पीपल सफर्ड फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने के लिए कुछ बचा नहीं। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये सारे पॉइंट्स याद रखना, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। एपिडेमिक क्या होती है? बीमारी, है ना। जब एक छोटे एरिया में बीमारी होती है उसको कहा जाता है एपिडेमिक, छोटे एरिया में, ठीक है, स्मॉल एरिया। और जब यही बीमारी किसी एक बड़े एरिया में हो जाती है तो क्या कहलाती है? पैंडेमिक। अभी आया था पैंडेमिक, कोरोना क्या था? एक पैंडेमिक था। इन्फ्लुएंजा एक छोटे स्तर की बीमारी थी तो उसको क्या बोला गया है? एपिडेमिक। बायोलॉजी में पढ़ा होगा एपिडेमिक वर्सेस पैंडेमिक। इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन अ न्यू लीडर, अब जन्म होता है महात्मा गांधी का, मतलब जन्म तो बहुत पहले हो चुका था। वो इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915। डेट याद रखना बेटा, 9 जनवरी थी। 9 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है एनआरआई डे। हिंदी में क्या होता है एनआरआई? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भारत के बाहर जाके रह रहा हो। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। ये जो चैप्टर है अगर उसको कहानी की तरह डिवाइड कर दो तो कहानी का पहला हिस्सा होता है जब 1914 का समय चल रहा होता है ना, जब अंग्रेज भारतीयों को बोल रहे थे कि आप आइए इंग्लैंड और हमारी तरफ से युद्ध लड़िए। जब ये सब युद्ध हो रहा था तो भारत के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी वो इतनी सारी थी। अंग्रेज लगातार इंडियंस पे टैक्सेस बढ़ा रहे थे। अब ये लोग परेशान थे, ऑब्वियस सी बात है। जब गांधी जी पढ़ के आए और गांधी जी बैरिस्टर थे तो भारतीयों ने इनसे बोला कि आप क्यों नहीं भारतीयों की मदद करते हैं, है ना। आप क्यों नहीं, बाद में उसको मैंने चेंज कर दिया, भारतीयों की मदद करते हैं। ठीक है, हाँ बाद में भारतीय बोला था, वो नहीं सुना था। ठीक है, एक्चुअली क्या था, अभी एक जीके में क्वेश्चन आया था कि किस इंसान ने गांधी जी को बोला कि आप बिहार जाइए। कोई तो वो पंडित था, तो मुझे वो हिंदू याद आ गया। एक्चुअली इसमें तो बुक में नहीं लिखा है, पता नहीं क्या नाम था उसका, जिसने गांधी जी से पहली बार बोला कि आप बिहार जाइए। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी के दिमाग में सत्याग्रह का आइडिया कहां से आया? तो देखो, गांधी जी मेथड ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट वाज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी हमेशा इसके लिए जीते थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और क्या कर रही है लड़की? अहिंसा। सत्य और अहिंसा के लिए गांधी जी तो कितनी गोली मारी गई थी पता है गांधी जी को? गांधी जी कैसे मरे थे पता है? कैसे गोली मारी गई थी? किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने, 30 जनवरी 1948। ठीक है, he was known as सत्याग्रह, this method was known as सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized on the power of truth, है ना। ये किस पे बेस्ड होता था? पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की शक्ति पर। एज पर गांधी जी, विदाउट बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्राही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्राही बिना युद्ध लड़े ही सारा युद्ध जीत सकता है। कैसे? थ्रू नॉन वायलेंस। हमेशा गांधी जी क्या करते थे? एक थप्पड़ कोई आपको गाल को मारे तो दूसरा थप्पड़ भी दे दो। ठीक है, आज की डेट में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब डेट आती है 1915 से 1917, 2 साल इंडिया आगे बढ़ता है। गांधी जी ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार। सबसे पहले वो 1917 में कहां गए थे? चंपारण। कई साल ये क्वेश्चन मैप में पूछा गया है, चंपारण बता लोगे बिहार कहां पे? बता लोगे बिहार कहां पे? मैं कल फिर पूछूंगा। टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, वो जबरदस्ती किसी खेती करवा रहे थे बिहार में? नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन करवा रहे थे। कह रहे थे कि भारतीयों से तुम सारे काम धंधे छोड़ो, बस नील उगाओ। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था इंग्लैंड ले जाने के लिए।
इन द सेम ईयर गांधी जी ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स इन खेड़ा। खेड़ा कहां पे बेटा? गुजरात में। सीए के केक याद रखना। 1918 में गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर। तो इस पूरे पैसेज का जो सार है वो ये है कि 1917 में गांधी जी जाते हैं सीके में और 1918 में गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद में। ठीक है, ये है चंपारण जो है बिहार में और ये है खेड़ा जो है गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, फिर 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है। 1915 से लेकर 1918 तक वो आंदोलन कर रहे होते हैं। 3 आंदोलन करते हैं। सीए के याद रखोगे यहाँ पे सीक्वेंस, लेकिन CKA है और ये हो गया। उसके बाद 1919 का समय आता है, यहां से सारी कहानी एकदम टर्न होगी। 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग जगह है कहां पे? अमृतसर। जलियांवाला बाग कोई गया घूमने? अमृतसर किस स्टेट में बेटा? पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। गुड। तो रोलैक्ट एक्ट पास किया गया थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। एमसीक्यू के लिए याद रखना कि रोलैक्ट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? 1919। बट इंडियन मेंबर्स अपोज द एक्ट। इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया। क्यों? क्योंकि रोलैक्ट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को 2 साल के लिए जेल की जा सकती है बिना किसी वजह के। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द पॉलिटिकल प्रिजनर्स could be detained in prison for 2 years without any trial। ना उनका ट्रायल होगा। ट्रायल का मतलब ना कोई वकील ना कुछ। तुमने क्राइम किया, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स तुमको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग जेल चले गए चक्कर में। देखो पहले जेल जाना गर्व की बात होती थी, आज लोग इसको सीरियसली ले लिया है। ठीक है, जेल से हो गया। ठीक है, पहले जाना गर्व की बात होती थी क्योंकि ये देश के लिए करते थे। ठीक है, अब ये कह रहा था अकॉर्डिंग टू दिस द पॉलिटिकल प्रिजनर। अब याद रखना यहाँ पे वर्ड आया पॉलिटिकल प्रिजनर। एमसीक्यू में अगर ये पूछता है कि किस टाइप के प्रिजनर होने चाहिए थे तो सिर्फ पॉलिटिकल, जो किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हो। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल रहे थे, इसीलिए उनको जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी उसका भी नाम भी था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की किताब है ये। 6 अप्रैल 1919 का दिन था। गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड मूवमेंट नोन एज सत्याग्रह विद हड़ताल। ठीक, हड़ताल का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। ठीक था, सब बंद था। सेवरल लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड। कई लोग अरेस्ट हो गए। गांधी जी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। उनको रोक दिया गया, वो दिल्ली में नहीं आएंगे। बार्ड का मीनिंग होता है रेस्ट्रिक्शन लगा देना, रोक दिया गया। 10 अप्रैल 1919 का समय आता है। पुलिस इन अमृतसर ओपनड फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोसेशन। लोग आए हुए थे, बैठे थे। बैसाखी का समय चल रहा था, अप्रैल का महीना, बैसाखी का त्योहार होता है वहां पे। तो कुछ लोग तो उस चक्कर में आए थे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे और कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे ना, क्योंकि वो रोलैक्ट एक्ट का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो कायदे से एकदम शांति वाली सभा चल रही थी। ठीक है, जनरल डायर थे ये, बाद में उनको मारा था बहुत बुरी तरीके से। किसने मारा जनरल डायर को? एक मूवी भी आई थी जिसने मारा था, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 अमृतसर में। फिर मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर एंड द कमांड ऑफ द एरिया वाज गिवन टू जनरल डायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। इंस्टा था नहीं, ट्विटर था नहीं। कितनी खुशी हुई इंस्टाग्राम सुन के। ठीक, 13 अप्रैल 1919 a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग in अमृतसर, पंजाब। 1919 जनरल का नाम क्या था? जनरल डायर। ठीक है, some people gathered there to protest against the government repressive measure। लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। while some came to attend the annual बैसाखी फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा फेयर अटेंड करने आए थे? बैसाखी। होली का नहीं था, ऑप्शन में था। many of them unaware of the martial law that was imposed। उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज्ड है बेचारे। ठीक है, और सबसे जो बुरी बात थी वो छोटे छोटे बच्चे का। मुझे लगता है कि जब पुलिस वाले थे तो क्या वो अंधे थे? चलो खैर, सर जलियांवाला बाग में वो लोग गए थे तब मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका था। हाँ, इम्पोज हो चुका था। ठीक है,
ओके, जनरल डायर ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स। देखो उसने क्या किया, जितने भी एग्जिट पॉइंट थे उसको ब्लॉक कर दिया एंड गेव ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द क्राउड। और जो भी क्राउड में दिखा, चाहे वो छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी, चाहे औरत, चाहे आदमी, किसी को भी नहीं छोड़ा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। ठीक है, 100 से ज्यादा लोग उनको मारे गए थे और दीवालों पे गोलियों के निशान है, आज भी वो दीवारें, उनको म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक है, एज द न्यूज स्प्रेड, जैसे जैसे न्यूज आई, स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड द अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टार्टेड। फिर जनरल डायर चला गया था लंदन, फिर वहां पे सरदार उधम सिंह थे भारत के, उन्होंने जाके उसको वहां पे गोली मारी थी। ठीक है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द फोर्स टू एंड द मूवमेंट बाय ह्यूमिलिएटिंग पीपल। सत्याग्राहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। जो सत्याग्राही थे उनसे क्या कराया जा रहा था, अपनी नाक को जमीन पे रगड़वा के साफ करवाया जा रहा था। क्रॉल, ये क्रॉल लिखा है, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, और सड़कों पर चलवाया जा रहा था। क्रॉलिंग का मतलब होता है ऐसे चल करके चलना जमीन पर। दो सलाम, सैल्यूट टू ऑल साहिब, और उनसे करवाया जाता था सलामी देना, है ना, जो अंग्रेज थे उनको सलामी दें। ये सब किसके साथ हो रहा था, सत्याग्राही के साथ। और सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, गांधी जी ने। अब उनको बुरा लगेगा दिल से। अच्छा, इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी टाइटल को लौटा दिया, जो था नाइटहुड का टाइटल। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा अपना टाइटल लौटाया था, नाइटहुड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और किसने लौटाया, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट, और इस तरह से उनको बहुत बुरा लगा, उनका दिल टूट गया, उन्होंने बोला सत्याग्रह मूवमेंट में वापस लेता हूं। व्हेन ही सॉ स्प्रेड ऑफ वायलेंस, जब उन्होंने देखा कि वायलेंस स्प्रेड हो गई। अच्छा, गांधी जी जो भी मूवमेंट करते थे तुम उसका एंड रिजल्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं वायलेंस हो जाता था उसमें। ठीक है, और फिर वो उसको बंद कर देते थे। लेकिन जो भी हो, गांधी जी आज भी नोटों पे तो हैं, वही चलते हैं, किसी कोई और नहीं आया नोटों पे। तुमने पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लो। 1914 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1। 1915 में क्या हुआ, गांधी जी की एंट्री होती है। 1915 से 1918 में उन्होंने कहा 3 जगह आंदोलन किए, चंपारण, अहमदाबाद, CAK केक। 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकेयर। जनरल कौन था, जनरल डायर। गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को यहां से वापस ले लिया। इतना सीक्वेंस याद हो गया। ठीक है, आधी कहानी तो यहां खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट होता है टॉपिक खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, किसी को पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है खिलाफत मूवमेंट का। और जब एंड हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो कौन हारे थे, ओटोमन एम्पायर हार गए बुरी तरीके से, क्योंकि ये ग्रीस, टर्की वगैरह में थी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रूमर्स स्प्रेड, रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें ऐसी फैलने लगी, दैट द पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन खलीफा। हु वाज द खलीफा, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ओटोमान एम्पायर जो थी उसके हेड को, उसके इस्लामिक हेड को क्या बोला जाता था, खलीफा। लोगों ने सोचा यार अगर ओटोमान एम्पायर हार गई तो अंग्रेज इसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है, तो इस सैंक्शन को लगाने से बचने के लिए गांधी जी ने सोचा कि एक तरफ अंग्रेज हमारे ऊपर भी इंपोज कर रहे हैं सैंक्शंस को, एक तरफ मुस्लिमों के ऊपर कर रहे हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को उठाया जाए और मुस्लिमों को एक किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। यहां से स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। खिलाफत मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, ओटोमान एम्पायर के एंड होने से, ठीक है, हारने से। ये बात थी खिलाफत मूवमेंट में। ये बात याद रखना, खलीफा कौन होता है, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ ओटोमान एम्पायर। ओटोमान एम्पायर 2 जगह थी, ग्रीस, ठीक है ना। खिलाफत मूवमेंट जो था भारत में किसने स्टार्ट किया, तुम्हारा आंसर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। गांधी जी के साथ डिस्कशन किया और खिलाफत इशू पे बात की। खिलाफत अगर एग्जाम में आता है खिलाफत मूवमेंट तो भी एक ही आंसर होगा, और खिलाफत इशू भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, ठीक है, तो वो भी एक ही बात है, खिलाफत इशू या खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने इसको किस तरह से देखा था, एज ए अपॉर्चुनिटी। कैसे देखा था, एज ए अपॉर्चुनिटी। किसको यूनाइट करने के लिए, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, The Congress passed the resolution in Calcutta session। ये पेपर में पूछा गया था, याद है ना, मैप में जब पढ़ाया था 1920 का कैलकाटा सेशन। बेटा कैलकाटा कहाँ की कैपिटल है, ऑप्शन देते हैं, यूपी, अंडमान निकोबार, पाकिस्तान, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, यही नहीं पता, बताओ। अरे सर याद था वो।
10th में लड़की पढ़ रही है और इसको ये नहीं पता है कैलकाटा किसकी कैपिटल है, मैं पागल। ठीक है, कैलकाटा सेशन 1920 में हुआ था, ये 2015 से 2018 तक लगातार 3 साल आया है मैप में शो करने के लिए। ठीक है, अभी लास्ट में मैप के क्वेश्चंस भी इसी पीडीएफ में। तो गांधी जी ने कहा कि यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज स्वराज। गांधी डिमांड करते हैं ना स्वराज की। स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना शासन अपने हाथ। ठीक है, उसको बोला जाता है स्वराज सेशन। कैलकाटा सेशन कब हुआ था? 1920। ठीक है, 1920 मूवी भी थी, हॉरर मूवी है जबरदस्त, देखिए ना। इस फेमस बुक हिंद स्वराज, एमसीक्यू में पूछा गया हिंद स्वराज किसने लिखी थी? गांधी जी ने। गांधी जी की पत्रिका का नाम था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है, हरि का मतलब होता है विष्णु, लॉर्ड विष्णु, जन मतलब उनके बेटे, विष्णु जी के पुत्र या विष्णु जी के फैमिली वाले। ठीक है, गांधी जी ने इस फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस के कोऑपरेशन से ही ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया में। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कोऑपरेशन से, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? गिर जाएगा। अगर इंडियंस ने अपना सपोर्ट खींच लिया तो ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी प्रपोज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एज अ मूवमेंट। तो गांधी जी ने पूछा गया था, बताइए भाई आप नॉन कोऑपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? तो गांधी जी ने कुछ पॉइंट्स बोले। कौन कौन से पॉइंट्स थे वो? अच्छा, पता है गांधी जी का ये मूवमेंट भी फेल हो गया था, नॉन कोऑपरेशन बाद में, पता है उनको वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी ने बोला, अभी तो इसमें पॉइंट्स बता ही दूंगा, एक पॉइंट सुन लो। गांधी जी ने बोला कि भारत में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करें। कपड़े भारत में बनते थे खादी के, और खादी के महंगे कपड़े होते थे क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते थे। आज भी खादी के बहुत महंगा आता है ना, अमेजोन वगैरह पे। समझ गई? जो उपाधि तुमको अंग्रेजों ने दी उसको वापस करो। द मूवमेंट वुड बाइकॉट। बाइकॉट करने का मतलब क्या होता है? बहिष्कार करना है, मतलब किसी चीज को अवॉइड करना। सिविल सर्विसेज, अंग्रेज चाहते थे कि इंडियंस से हम आईएएस बनाएं और उनको ब्रिटेन ले जाए और उनसे काम करवाएं। तो गांधी जी ने कहा यार गलत है, आर्मी में मत ज्वाइन हो, पुलिस छोड़ो, ब्रिटिश कोर्ट्स को मत ज्वाइन करो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मत हो, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, ब्रिटिश के गुड्स यानी अंग्रेजों के सामान ही मत खरीदो। भारतीयों के सामान बहुत महंगे थे, अंग्रेजों सस्ते होते थे। ब्रिटिश गुड्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय डोमेस्टिक गुड्स, और जो अंग्रेजों के उत्पाद यानी सामान होते थे आप उसको रिप्लेस कर दो हमारे भारत के बने हुए प्रोडक्ट से, भारत के बने हुए गुड्स से। इतना कुछ गांधी जी ने कहा। अच्छा, मूवमेंट वुड बी लॉन्च्ड। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय कांग्रेस ड्यूरिंग द नागपुर कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1920। 2 डेटें तुमने देखी, इसके पहले एक और 1920 आया था, वो था कैलकाटा, जहां पे बात हुई कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाए, हुआ नहीं था। ठीक है, जहां पे शुड बी लॉन्च, कौन? एनसीएम शुड बी लॉन्च। लेकिन जो ये वाला था 1920, दिसंबर 1920 का, ठीक है, ये दिसंबर 1920, इसमें ये कहां पे हुआ था? नागपुर। कहां पे बेटा? कानपुर के बगल में? नागपुर कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। जूहू चौपाटी। ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में बोला कि यार एनसीएम तो यहीं से लॉन्च होगा। ठीक है, यहां पे एनसीएम क्या होता है? लॉन्च किया जाता है, जैसे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। ठीक है, आगे ये भी फेल भी हो जाएगा। ठीक, ओके, इतना कहानी हो गई। एक और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। अच्छा नहीं, इसके पहले कुछ और नहीं है, ठीक है, यही अभी सब सीक्वेंस से चलेगा, डोंट वरी। जब ये सब हो रहा था ना, एक तरफ गांधी जी ये कोशिश करते थे कि हम किसी तरह भारतीयों को एक करें, लेकिन हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। हिंदुओं के अपने अलग व्यूज हो रहे थे और मुस्लिम्स के अपने अलग व्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना कि व्हाट वर द डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, पूरा नाम एक जोड़ दिया गांधी जी ने, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेके चलें, है ना। इन सबका अल्टीमेट डिमांड क्या थी? स्वराज। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इन सबकी अल्टीमेट डिमांड क्या थी? स्वराज को पाना, अपना शासन अपने हाथ, इज कॉल्ड स्वराज। In the cities with the middle class participation, students and teachers left government controlled school, बच्चों ने भी छोड़ दिया जो गवर्नमेंट वाले स्कूल थे, and lawyers ने कोर्ट छोड़ दिया, है ना।
आगे देखो, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया, जितने भी विदेशी उत्पाद थे उनको बोला हटाओ। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, लिक्वर की जो शॉप थी मतलब जो शराब की दुकानें थी, पिकेट का मतलब क्या होता है, उसके बाहर ये लोग खड़े हो जाते थे और किसी को भी अंदर नहीं आने देते थे। पिकेट लगाना मतलब घेराबंदी करना, ठीक है, घेराबंदी करना इंग्लिश में कहलाता है पिकेट लगाना। तो लिक्वर शॉप के बाहर जितने भी खिलाफत मूवमेंट के जो मेंबर्स थे वो जाके खड़े हो जाते थे और किसी को भी अंदर आने नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी शराब ना लिखा होता है, अंग्रेजी जहां पे दुकान पे लिखा होता है ना अंग्रेजी शराब की दुकान, तुम्हें तो पता होगा देखो अच्छा। कितने कपड़े जो थे बहुत महंगे थे और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था, पहनेंगे क्या, कपड़े के बिना तो रह नहीं सकता इंसान ना। फाइनली द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैड टू रिज्यूम देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई कब तक बच्चा छोड़ेगा, सबको आईएएस और पीसीएस बनने का शौक चढ़ रहा था उस समय, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना था, सबने सब फिर से लॉयर्स ने फिर से गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन किया, क्यों, सबके साथ फैमिली इश्यूज होते हैं, है ना, कब तक कोई किसी चीज का बहिष्कार कर सकता है, बाइकआउट